नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं मिडिल ईस्ट की सारी अपडेट्स लेकर, लेकिन सबसे पहले एक अजीबो गरीब खबर। आईडीएफ यानी इजराइल की आर्मी के मुताल्लिक एक खबर आई है मिडिल ईस्ट मॉनिटर में, और ये बताती है कि इजराइल की जो आर्मी है, वहां की जो सेना है, वो वेस्ट बैंक और फलस्तीन से गधे चुरा रही। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, पढ़कर मुझे भी अजीब लगा था, लेकिन यह हकीकत है कि ये वेस्ट बैंक और फलस्तीन में रहने वाले किसानों से उनके गधे चुरा रहे हैं। और सिर्फ गधे चुरा नहीं रहे हैं, उन गधों को बेच रहे हैं फ्रांस में। आपने दुनिया की कोई आर्मी ऐसी सुनी है जो गधे चुराती हो? इजराइल दावे करता रहा है कि हमारी आर्मी दुनिया की सबसे मोरल आर्मी है, और ये ऐसी मोरल आर्मी है जो छोटे छोटे बच्चों पर गोलियां चलाती है, अस्पतालों, स्कूलों और मसाजिद, चर्च के ऊपर बम गिराती है, लोगों के घरों से कपड़े चुराती है, लोगों के घरों से गहने चुराती है, लोगों के घरों से पैसे चुराती है, और अब यहां तक खबर आ गई कि गधे चुराती है, और गधे चुराकर फ्रांस में बेचती है। फ्रांस में उन गधों को खरीदने वालों को भी मैं सलाम करता हूं, जिनको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि यहां से चुराए हुए गधे खरीद रहे हैं। खैर, गधों की बात ही क्या करना, गधे गधे बेच सकते हैं, गधे गधा खरीद सकते हैं, उनकी बात ही क्या की जा सकती है। मिडिल ईस्ट में अगर इस समय सबसे ज्यादा कहीं हलचल है तो वो सीरिया में है। सीरिया में स्वायदा में जो चल रहा था, उस पर मैंने कल और परसों भी रिपोर्ट किया था। ये और बढ़ गया है। बीच में खबर आई थी कि स्वायदा में सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया है। द्रूजों और अरबों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, अरब भी मत कहिए उनको, आप ये कहिए कि जोलानी के लोगों और द्रूजों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो फिर से शुरू हो गई है। काफी लोग उसमें मारे गए हैं। सीरिया की जो आर्मी है, जो बेसिकली आईएसआईएस के लोग हैं, अब सीरिया की आर्मी बन गए हैं, उनके भी 18-20 लोग मारे गए हैं। द्रूज, दरअसल इनके बारे में जानना जरूरी है। इजिप्ट इनका बेस माना जाता है कि ये इजिप्ट में पैदा हुए थे, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये अपने आप को इस्लाम का ही अनुयायी मानते हैं, लेकिन अपने नियम कायदे अलग रखते हैं। ना तो कोई किसी दूसरे धर्म से कन्वर्ट करके द्रूज बन सकता है, और ना ही किसी द्रूज को ये इजाजत है कि वो अपना धर्म कन्वर्ट करके कुछ और बने। साथ ही इनके यहाँ शादी ब्याह सब अंदर होती है, बाहर शादी ब्याह करना अलाउड नहीं है। और आप देखेंगे कि गोलन घाटी, लेबनान में, सीरिया में और इजराइल के अंदर द्रूज रहते हैं, और द्रूजों का अपना अच्छा खासा इतिहास रहा है। जब सीरिया से फ्रांस को बाहर करना था, फ्रांस का उपनिवेश था, कॉलोनी थी सीरिया, तो उस समय द्रूजों ने भी काफी लड़ाई लड़ी थी। असद के टाइम में द्रूज लगभग सेफ रह रहे थे, लेकिन जब से जोलानी आया है, तब से सुन्नी मुसलमानों के अलावा जो भी वहां पर हैं, चाहे वो शिया मुसलमान हो, चाहे वो अलवाइट्स हो, और चाहे द्रूज हो, उनके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। कल एक बहुत अजीब सी खबर आई थी, खबर क्या, वीडियो आया था, जिसमें एक द्रूज आदमी की मूछें काटी जा रही थी। द्रूज जो होते हैं वो दाढ़ी और मूछ दोनों रखते हैं। काफी बूढ़ा आदमी था, जबरन उसकी मूछें काटी जा रही थी। देखिए, किसी भी मुल्क में जब आप जितने तरह के लोग हैं, अलग अलग कौमों के लोग हैं, उनको मिलाकर रखेंगे और साथ रहेंगे, तो वो मुल्क मजबूत होगा। और जिस मुल्क में फॉल्ट लाइंस जितनी ज्यादा होंगी, अपने से अलग लोगों के खिलाफ जितनी कार्रवाइयां की जाएंगी, उतना कमजोर होगा। तो द्रूजों के साथ जब ये सब शुरू हुआ, तो इजराइल ने उसका फायदा उठाया, और लगातार इजराइल ने वहां पर बमबारी शुरू कर दी, ये कह के कि हम द्रूजों को बचाने के लिए आए हैं। असल में इजराइल का पुराना प्लान है कि द्रूजों को एक साथ करके सीरिया और लेबनान का एक हिस्सा निकाल लिया जाए, उसको एक अलग मुल्क बना लिया जाए जहां सिर्फ द्रूज रहें, और वो मुल्क जो भी बनेगा वो इजराइल के लिए बड़ा मुफीद होगा, क्योंकि इजराइल उसके साथ आराम से समझौता कर लेगा। वो कहेगा कि हमारे साथ रहोगे तो हम तुमको शियाओं से और सुन्नियों दोनों से सेफ रखेंगे। आप देखिए, सीरिया के अंदर ये फॉल्ट लाइन खड़ी करके द्रूजों के साथ लड़ाई लड़के सीरिया ने इजराइल को अपने और करीब बुला लिया हमला करने के लिए। वैसे तो सीरिया, टर्की और इजराइल अलग से योजना बना रहे हैं लेबनान को कब्जा करने के लिए, लेकिन इजराइल, आप जानते हैं, वो किसी का दोस्त नहीं है। उसको जहां मौका मिलेगा वो टर्की को भी कब्जा करना चाहेगा, सीरिया को भी कब्जा करना चाहेगा, लेबनान को तो कब्जा करेगा ही। गोलन हाइट के ऊपर आप जानते हैं कि इजराइल का कब्जा है, और वहां भी द्रूजों की एक आबादी रहती है। अब जोलानी साहब कह रहे हैं कि हमें सेल्फ डिफेंस का अधिकार है, ये पढ़ के मुझे हंसी आई। बिल्कुल, हर खुद मुख्तार मुल्क के पास ये हक है कि वो अपने आप को बचाए, सेल्फ डिफेंस करे। ये नारा सबसे ज्यादा तो इजराइल देता है कि हमें राइट टू सेल्फ डिफेंस है, लेकिन
जब असद को गद्दी से हटाया था और असद के जमाने के हथियारों पर लगातार इजराइल बमबारी कर रहा था, सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर रहा था, उस जमाने के सारे हथियार उसने पूरी तरह से खत्म कर दिए। तब जोलानी को यह नहीं सूझा था कि उसके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है। उसे नहीं मालूम था कि यह हथियार अगर खत्म हो जाएंगे तो जब चाहेगा इजराइल आक्रमण कर देगा। सीरिया के पास असद के जमाने में एयर डिफेंस सिस्टम था शानदार, और यही वजह थी कि इजराइल के जहाज सीरिया के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करते थे। सारा मन होने के बावजूद सीरिया के ऊपर अटैक करने के बारे में इजराइल नहीं सोच पाता था, क्योंकि ईरान का भी सपोर्ट था, हिजबुल्लाह का भी सपोर्ट था, अपना एयर डिफेंस सिस्टम था। अगर इजराइल हमला करता तो उसको बहुत ज्यादा मार खानी पड़ती। लेकिन असद को हटाने के बाद इजराइल जानता है कि सीरिया की कोई औकात नहीं बची है। इस बार भी उसने गोलाबारी तब बंद की जब अमेरिका ने कहा कि गोलाबारी बंद कर दो, सीरिया के ऊपर जो अटैक कर रहे हो वो अटैक बंद कर दो। सीरिया के ऊपर ये अटैक हुआ, सऊदी अरबिया ने इसकी मजम्मत की, टर्की ने इसकी मजम्मत की, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं था। असर तभी हुआ जब अमेरिका ने यह अटैक बंद करने के लिए कहा। मैं आपको बहुत साफ बता दूं कि नेतन्याहू के प्लान्स में सीरिया पर भी कब्जा है और आज नहीं कल टर्की के ऊपर भी हमले की योजना उसके मन ही मन में है। जैसे जैसे ये कमजोर होंगे, जैसे जैसे रीजन उसके हिसाब से बदलेगा, अगर बदला तो आज नहीं कल वो सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, बड़ा हिस्सा सीरिया का अपने मुल्क में शामिल करने की कोशिश करेगा, और उसके बाद अगर लेबनान भी गिर जाता है तो टर्की के ऊपर आक्रमण करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए 12 रोजा जंग में ईरान ने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं ईरान गिर गया होता, अगर ईरान में सत्ता परिवर्तन हो गया होता, तो आज इजराइल मिडिल ईस्ट में खुल के खेल रहा होता, ना लेबनान सेफ होता और ना ही सीरिया सेफ होता, और फाइनली टर्की भी सेफ नहीं होता। आप देखिए, इन सब के बावजूद, सीज फायर के बावजूद, वो लगातार हमले कर रहा है लेबनान के ऊपर। मैंने आपसे पहले भी बताया है कि लेबनान के ऊपर अटैक की पूरी प्लानिंग चल रही है, जिसमें सीरिया, अजरबैजान और टर्की कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इजराइल के साथ। लेबनान में अभी कल परसों में जो हमला हुआ है वो सीज फायर के बाद हुआ सबसे बड़ा हमला है। यह हमला बका वैली में हुआ था, जहां पर आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह का आधार है, लोग हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स हैं, शिया रहते हैं। उस अटैक के बाद हिजबुल्लाह ने कहा है कि अगर ये नहीं रुकता है तो हम भी पलट के हमला करेंगे। उधर लेबनान की सरकार जो है वो ऐसा लगता है कि बातें चाहे जो भी कर रही हो, लेकिन पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल के हाथों में खेल रही है। वहां का जो सेंट्रल बैंक है, वहां का जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है, उस बैंक ने नया नियम बनाया है जिसके तहत जो हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं उनके साथ वो कोई भी काम नहीं करेगा, उनके साथ काम करना इलीगल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल रिसोर्सेस को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से हथियार छीनने की कोशिश की जा रही है। और सीधी बात है कि अगर हिजबुल्लाह का खतरा खत्म हो जाएगा, टल जाएगा, अभी तो कम हुआ है, तो देखिए रेगुलर अटैक हो रहा है, जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन लेबनान की डिफेंस लाइन खत्म हो जाएगी और इजराइल के लिए लेबनान के किसी भी हिस्से पर कब्जा करना मुश्किल नहीं रहेगा। वहां भी वही हुआ है, शिया, सुन्नी, ड्रूज, ईसाई जो वहां पे फॉल्ट लाइन्स है, उन फॉल्ट लाइन से खेला है इजराइल ने। एक हिस्से को खरीद लिया है जो हिजबुल्लाह के खिलाफ बोल रहा है लगातार, और ये सब मिलकर लेबनान को बेच रहे हैं इजराइल के हाथों, जैसे सीरिया को जोलानी ने बेचा है। ये सारा खेल चल रहा है मिडिल ईस्ट में। जब कोई उम्मत और उम्मा की बात करता है तो मैं मुस्कुराता हूं कि होने को तो आप सारे ही मुसलमान हो, मैं नहीं हूं, लेकिन आप सारे ही मुसलमान हो। शिया, सुन्नी, द्रूज, अलवाइट, सारे अलग अलग तरह के मुसलमान हैं, लेकिन आपस में जो इनकी लड़ाइयां हैं उसका फायदा कौन उठा रहा है? उसका फायदा लगातार इजराइल उठा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी कीमत तो गजा ही चुका रहा है। अगर आज की खबर देखें तो 20 लोगों के मारे जाने की खबर है गजा के अंदर। लेकिन एक और खबर है कि ट्रंप आज मिलने वाले हैं कतर के प्राइम मिनिस्टर से। कहा यह जा रहा है कि चूंकि कतर निगोशिएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो ट्रंप ने सीधे उससे बात करने की सोची है। और यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप किसी भी तरह से गजा में सीज फायर करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा था कि इजराइल ने अपनी कई शर्तें वापस ले ली, तीसरा मैप कल जारी किया था, और इस मुलाकात के चलते यह माना जा रहा है कि शायद जैसा ट्रंप ने कहा है 1 हफ्ते के अंदर, तो 1 हफ्ते के अंदर सीज फायर जैसी कोई खबर आए। लेकिन उन सब के बीच में अगर आप देखेंगे तो लगातार
गजा को तबाह बर्बाद तो किया ही जा रहा है, उस प्रोसेस में कहीं कोई कमी नहीं आई है। जो ट्रंप फोन करके सीरिया पर हमला रुकवा देते हैं, वही ट्रंप फोन करके गजा पर हमला नहीं रुकवा पाते हैं। आपके सामने एक तस्वीर है जाफा की। यह तस्वीर देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आजकल की ही तस्वीर है, क्योंकि गजा से, रफा से इस तरह की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये 1948 की है। एक हंसता खेलता शहर जफा जिसको तबाह किया गया था 1948 में, और तब भी ब्रिटेन की सेना अमेरिका की मदद के बिना इजराइल नहीं कर सकता था। इजराइल तो था ही नहीं, ज़ायनिस्ट नहीं कर सकते थे और अब भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मदद लगातार जारी है। जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, लेकिन लगातार इजराइल को हथियार और पैसा भेज रहे हैं, जिससे यह मुमकिन हो रहा है कि अपने सैनिकों के लगातार मारे जाने के बाद भी इजराइल वहां पर तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है। हालांकि इसका असर इजराइल की सोसाइटी पर भी पड़ा है। पिछले 1.5 महीनों से कम वक्त में इजराइल की आर्मी के कम से कम 4 से 5 सैनिकों ने खुदकशी की है, अपनी जान दी है। जो मारे गए हैं उनको तो छोड़ दीजिए, मेंटल ट्रॉमा से लगातार गुजर रहे हैं इजराइल के सैनिक, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वो सैनिकों का नहीं, वो तो भाड़े के गुंडों और हत्यारों का काम है। सैनिक बच्चों को मारने के लिए नहीं होते हैं। जो तबाही वो गजा के अंदर लगातार देख रहे हैं, 2 साल से लगातार चलती हुई लड़ाई देख रहे हैं। लड़ाई क्या है, तबाही है। 2 साल से लगातार चलती हुई तबाही जो देख रहे हैं, उसका उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है, और उसके चलते मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने से कम वक्त में 5 से ज्यादा लोगों ने वहां पर आत्महत्या की है, खुदकशी की है। इजराइल की सोसाइटी में तमाम उथल पुथल चल रहा है, तमाम सारी खबरें लगातार आती रहती हैं। एक बड़े प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर ओमर बार्तो यहूदी हैं और जेनोसाइड के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं कि जेनोसाइड पर उनका काम शानदार है। जाहिर है यहूदी लोग जब जेनोसाइड की बात करते हैं तो हिटलर ने जो जेनोसाइड किया था, पोलैंड में जिस तरह का जेनोसाइड हुआ था, उस पर बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में पहली बार एक आर्टिकल छपा है जिसमें जेनोसाइड लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है इजराइल के मुतल्लिक। इसके पहले कभी इजराइल के मुतल्लिक जेनोसाइड वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, और इस लफ्ज का जो इस्तेमाल किया है वो प्रोफेसर ओमर बार्तो ने किया है, जो खुद यहूदी हैं। उनका कहना है कि मैं जानता हूं जेनोसाइड क्या होता है, मैं इसको पहचान सकता हूं। और इनका आर्टिकल आप पढ़िएगा तो बहुत साफ समझ में आएगा कि इजराइल जो कुछ कर रहा है उसको ये जेनोसाइड कह रहे हैं। यानी अब जो यहूदी भी जिनका दिमाग खुला हुआ है वो भी सामने आकर कह रहे हैं कि ये जेनोसाइड है। और दुनिया भर में जो कोशिशें हो रही हैं इजराइल को अलग थलग करने की, वो तो आप जानते ही हैं। अभी 30 से ज्यादा मुल्कों की एक मीटिंग चल रही है जिसमें फ्रांचेस्का अल्बनीज जैसे लोग भी हैं जो लगातार फलस्तीन का सवाल उठाते रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने जब आईसीजे में केस किया था और द हेग ग्रुप बनाया था, जिसमें स्पेन भी है, जिसमें और भी बहुत सारे मुल्क हैं, एशियन हैं, अफ्रीकन हैं, यूरोप के मुल्क हैं, ऐसे 30 देशों के विदेश मंत्रियों की एक मीटिंग चल रही है, जिस मीटिंग में यह तय किया जाना है कि किस तरह से पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ अभियान चलाया जाए, इजराइल की हकीकत कैसे पूरी दुनिया के पास ले जाया जाए। अगर नेहरू जी का जमाना होता, अगर इंदिरा जी का जमाना होता, अगर राजीव जी का जमाना होता, तो इस 30 के ग्रुप में हिंदुस्तान भी होता। लेकिन अभी जो हुकूमत है हिंदुस्तान में वो इजराइल के ज्यादा करीब है, तो हिंदुस्तान यहां कहीं दिखाई नहीं देता। और जब हिंदुस्तान जो हमेशा हक के लिए खड़ा रहा है, जो आजादी के बाद से ही शांति, अमन और हक के लिए खड़ा रहा है दुनिया में, वो जब ऐसी जगहों पर नहीं दिखता है तो मेरे सीने में हूक उठती है। जब मैंने ये न्यूज देखा तो हालांकि मुझे पता था कि इसमें हिंदुस्तान नहीं है, फिर भी मैंने तलाशने की कोशिश की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से ही सही कोई हिंदुस्तानी भी यहां पर हो, लेकिन कोई हिंदुस्तानी वहां नहीं दिखा। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनका फर्ज ज्यादा बन जाता है आवाज उठाने का, दुनिया को ये बताने का कि हिंदुस्तानी भी फलस्तीन के साथ हैं। भले हमारी सरकार ना हो, भले हमारे हुक्मरान ना हो, भले हमारे देश का एक हिस्सा इजराइल कर रहा हो, लेकिन अब भी यहां नेहरू और गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं जो फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं। आप सोचिए क्यों ना खड़े हो फलस्तीन के साथ। एक प्रशांत किशोर हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उनका एक बयान आया कि खुद खाने के लिए नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं और बात गजा और फलस्तीन की करते हैं।
हक की बात करने के लिए जेब में पैसा होना, पेट में ठूस ठूस के खाना होना जरूरी नहीं है प्रशांत किशोर साहब। आप ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि आपकी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। बीजेपी के साथ खड़े हो गए, कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहते थे, जेडीयू के साथ खड़े हो ही चुके हैं। आपके सीने में गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए दर्द नहीं है। वरना हम तो ऐसे मुल्क से हैं जहां ऐसी कहानियां हमें बचपन में सुनाई गई हैं कि कोई गरीब आदमी आधी रोटी पाता है और वो भी किसी दूसरे गरीब के साथ बांट कर खाता है। जो हक के साथ खड़ा होता है वो अपनी रोटी, अपने कपड़ों की फिक्र नहीं करता। फलस्तीन और गजा के साथ खड़े होने के लिए ना अमीर होने की जरूरत है, ना रईस होने की जरूरत है, ना मुसलमान होने की जरूरत है, ना क्रिश्चियन होने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ इंसान होने की जरूरत है। और प्रशांत किशोर साहब, आपने ये लिख के तय कर दिया कि आप इंसान नहीं हैं। मेरे ऊपर भी लगातार हमले होते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमले करते रहते हैं इस बात के लिए कि ये लगातार हमास की, लगातार गजा की बात करते हैं। मैं यहां हमास का सपोर्ट करने नहीं बैठा हूं। मैं यहां बैठा हूं फलस्तीन के उस राइट का सपोर्ट करने के लिए जो 1948 में यूनाइटेड नेशन ने दिया था। जो जमीन फलस्तीनियों को दी गई थी, कम से कम वो जमीन फलस्तीनियों को मिले, एक इंसान की इज्जत मिले, इसके लिए मैं यहां बैठा हूं। मैं यहां बैठा हूं, मैं लगातार अगर फलस्तीन पे बात करता हूं इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा सीना धड़कता है, मुझे दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती जब मैं देखता हूं कि रोज 100 बेगुनाह बच्चों को, औरतों को, मर्दों को मार दिया जाता है। अगर आपको इसका दर्द नहीं होता, अगर आप सिर्फ फलस्तीन पर बात करने तभी आते हैं जब आपको लगता है कि अभी बहुत चर्चा में है, तो वो आपकी चॉइस है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे या किसी के भी फलस्तीन पे बोलने के हक को प्रशांत किशोर या उनके जैसे लोग नहीं छीन सकते हैं। आप सोचिए क्यों ना बोला जाए। एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हुशम अबू सफिया, एमबीबीएस एमडी, खूब पढ़े लिखे, एक हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज महीनों हो गया जेल में पड़े हैं। उनके वकील की पोस्ट आती है कि उनके साथ लगातार अत्याचार हो रहा है, भूखा रखा जाता है, मारा पीटा जाता है। आप बताइए दुनिया में कहां बच्चों का इलाज करना गुनाह है? फलस्तीन में इसको भी गुनाह बना दिया गया है। तो आप ही बताइए कि हमारे जैसे लोग इस पर आवाज क्यों ना उठाएं? क्या मेरा फलस्तीन पर आवाज उठाना आपको भी गलत लगता है? कमेंट में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।